विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कैसे हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू चार्ज्ड बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है जिसमें नो क्वेश्चन इज इन्वॉल्व, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रबिंग। जब भी हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो रबिंग कॉजेज इलेक्ट्रिफिकेशन। एक क्या होता है, उससे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, दूसरी गेन करती है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है, लिख लो चाहे आप, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज। बेटा दूसरा मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब भी हम किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाए, या दो ऐसी बॉडीज जिनका चार्ज डिफरेंट है या पोटेंशियल डिफरेंट है, उनको कांटेक्ट में लाएं, तो चार्जेस का फ्लो होता है बिल्कुल वैसे जैसे 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 टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है। कंडक्शन में क्या होता है बेटा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, लिख देता हूं, आर टच्ड, आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, when two objects are brought in contact, there is transfer of charge from the one to the other, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। मतलब ऐसे समझो, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। मान लो एक मेटेलिक स्फीयर है जिसे हमने चार्ज दिया Q, दूसरा स्फीयर है इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, और इन दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। जब हम इन दोनों को टच करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को हमने ब्रिंग देम क्लोजर, टच कर लिए दोनों को। कंडक्शन में हम हमेशा दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं। हम दोनों बॉडीज को टच करें और उसके बाद फिर से सेपरेट कर ले, टच करके फिर सेपरेट कर ले। तो जब टच करेंगे तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर दोनों का रेडियस बराबर है ना, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने क्या करना है, Q प्लस 0, ये 0 था, इसके पास भी Q प्लस 0/2, इसके पास भी Q प्लस 0/2, सो दे विल हैव सेम चार्ज, दैट इज Q/2 एंड Q/2। अगर आप देखो यहाँ बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज Q है, आफ्टर शेयरिंग भी Q/2 प्लस Q/2 करोगे तो Q ही आएगा। ठीक है, तो अगर रेडियस सेम होगा तो ये सिचुएशन है। अगर रेडियस डिफरेंट होगा, if radius is different, then the total charge is redistributed in the ratio of their radii। जो उनके रेडियस की रेशियो है उसी रेशियो में टोटल चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज करो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है R,
ये एक दूसरा सफेयर है, इसका रेडियस है 2r। ठीक, इसके पास जो चार्ज है दैट इज से 100 माइक्रोकूलम, और इसके पास जो चार्ज है दैट इज 80 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ है 100 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन इज कि अगर इन दोनों को हम टच करके सेपरेट कर दें, ब्रिंग देम क्लोजर एंड देन वी सेपरेट देम। अब इसके पास कितना चार्ज होगा, इसके पास कितना चार्ज होगा, नोट करिए और इसके बारे में सोचिए। देखो बेटा, कैसे करोगे आप इससे, आपने पहले पता करना है कि टोटल चार्ज है कितना। यू विल सी दिस टोटल चार्ज इज 180 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज इज 180 माइक्रोकूलम। अब रेडियस की रेशो क्या है, 1:2 है या नहीं? तो इसका मतलब 1:2 कैसे, एक r है एक 2r है। तो आपने क्या करना है, आपने इस 180 कूलम को, माइक्रोकूलम को, 180 माइक्रोकूलम को डिवाइड करना है 1:2 की रेशो में। तो ये रेशो को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, आप ऐसे लिखोगे 1/3 इंटू 180 एक, और दूसरा 2/3 इंटू 180, ये पता है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया रेशो 1:2। सो दिस विल बी 180/3 कितना हो गया, 60 माइक्रोकूलम, एंड ये कितना हो गया 120 माइक्रोकूलम। यू कैन सी टोटल अभी भी 180 है। अभी इसके पास देखो शिफ्टिंग के बाद क्या हो गया, इसका रह गया 60 और इसका हो गया 120। पहले तो डिफरेंट था, ठीक है, लेकिन टच करने के बाद जब सेपरेट किया तो जो रेडियस की रेशो है वही चार्ज की रेशो होती है। ठीक है, 60:120 या r:2r, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो जब भी डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को आप टच करेंगे तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशो ऑफ देयर रेडियस। अगर रेडियस सेम होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, और अगर रेशियो डिफरेंट है तो रेडियस की रेशो और चार्ज की रेशो फाइनली सेम होगी। बेसिकली ऐसा है क्यों, थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक बता देता हूँ बेटा। आगे चल के हम पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, बट आई होप आप सबको एक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो पता ही है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। अब जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाता है। जैसे जैसे थर्मल फिजिक्स में हम बात करते हैं कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम द वन टू द अदर, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो सिंस रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये V सेम हो जाएगा, ये तो है ही कांस्टेंट, तो हम ये बोलेंगे Q/r जो है वो कांस्टेंट होता है, और Q/r कांस्टेंट होने का मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसलिए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। जो रेडियस की रेशो फाइनली वही चार्ज की भी रेशो हो जाएगी। एनी क्वेश्चंस? आप बताइए। We have two spheres. One is having radius 2r, the other is having radius 3r. One is having charge 15 microcoulomb, the other is having 25 microcoulomb. We bring them closer and then we separate them. अब इस 2r के पास कितना चार्ज होगा और जिसका रेडियस 3r है उसके पास कितना चार्ज होगा। फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन ईच। बेटा इसमें क्या था, हमारे पास टोटल चार्ज कितना दिया है, दैट इज 40। टोटल चार्ज इज
40 microcoulomb. We say that Q is equal to 40 microcoulomb. इस 40 microcoulomb को 2:3 की रेशो में डिवाइड करना है. So one will be 2/5 of 40 and the other is 3/5 of 40. ठीक है. So this will be 16 microcoulomb. This will be 24 microcoulomb. ठीक है. I think this is done. Now we have one more question. The question is, ये NCERT का है, basically वहीं से उठाया example. Two metallic spheres A and B of same charge, of same size लिखना था, of same size, each having charge Q, are kept certain distance apart in free space. Right? The question can be understood with the help of this diagram बना के. We have two metallic spheres A and B, each having charge Q. Right? A third uncharged sphere is first touched with A. एक sphere C है, इसको पहले A के साथ टच किया. अनचार्ज है तो मतलब इसका चार्ज 0 है. अब जब C और A को टच किया है, उसके बाद सेपरेट कर दिया. A third uncharged sphere C is first touched with A and then with B. जब A के साथ टच किया था तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जब A से खींच के लाया और B के साथ टच किया तब तो उसके पास Q/2 हो गया. तो A के पास भी Q/2 हो गया और C के पास भी Q/2 हो गया. बट C को अब B के साथ जब टच करेंगे तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी और B के पास ये A का आ गया. रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा बेटा? दोनों को ऐड कर दो, Q plus Q/2 divided by 2. So it would be equal to 3Q/4. B के पास भी ये एवरेज निकाला जब B के पास भी 3Q/4 और C के पास भी 3Q/4. ठीक है. अगर आप इसको कंपैरेटिवली करें, पहले A के पास कितना था? Q. B के पास A के पास था Q, B के पास था Q, C के पास था 0. तो टोटल कितना हो गया? 2Q. फाइनली A के पास है Q/2, B के पास है 3Q/4 और C के पास भी 3Q/4 है. इनको ऐड करना फिर से 2Q ही आएगा. ठीक है. ये है बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन. दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. लाइक मान लीजिए एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड. इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. जब भी किसी स्फीयर के आउटर सरफेस पे आपको चार्ज दिखाई दे ना, तो इसका मतलब मेटालिक स्फीयर है वो. ठीक है. बिना मेंशन किए कीप दिस थिंग इन माइंड. किसी भी मेटल के केस में चार्ज आउटर सरफेस पे लाई करता है. इसके सामने अगर हम एक अनचार्ज्ड स्फीयर रखें, अगेन ए मेटालिक स्फीयर, ठीक है, इसको टच नहीं किया इसके साथ, तो क्या होगा बेटा? मेटल का स्फीयर है ये. क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड आ जाएंगे और जो साइड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो साइड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. सो हाफ ऑफ दिस विल बी पॉजिटिव, द अदर हाफ विल बी नेगेटिव. ठीक. लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इसकी हेल्प से इसको चार्ज कर दिया. अभी नहीं किया. क्यों? क्योंकि जितना इसमें नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है. जैसे हम इसको हटाएंगे ना, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा. बट अगर हम इसको यहीं रहने दें, कीप इट हेयर ओनली, और ये जो दूसरा वाला स्फीयर है उसका नेगेटिव यहीं रहेगा एज लॉन्ग एज इट इज हेयर. पॉजिटिव वाली साइड का अर्थिंग करते हैं. तो अर्थिंग करने से इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड. अभी अगर अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार अर्थिंग किया उसके बाद अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर दें,
और फिर दोनों को सेपरेट करते हैं, इसको कहीं ले जाएं, तो अर्थिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा स्फीयर बी है, इसका नेगेटिव जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। यू कैन थिंक जस्ट कि ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दे विल मूव एज फार एज दे कैन। सो अगेन हमारे पास जो स्फीयर आएगा फाइनली वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा। ठीक है, तो हमने बी को ए के साथ टच ही नहीं किया, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस टेंजन, डोंट वरी। सपोज हमारे पास दो स्फीयर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, बट दे आर प्लेस्ड ऑन टू इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इंसुलेटिंग स्टैंड्स का यहाँ ये पर्पज है कि ये दोनों स्फीयर्स जो है अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इनका अर्थिंग नहीं हो सकता। व्हाट वी डू, सपोज यहां से हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को इनके सामने रखते हैं, ए और बी के सामने रखा हमने, राइट। दोनों स्फीयर्स कांटेक्ट में है। व्हाट विल हैपन, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। दूसरा कांटेक्ट में है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इधर, जिससे ये तो न्यूट्रल हो जाएगा बट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर फाइनली इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे और ओवरऑल हमारे पास इसका इफेक्ट ये आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो गई और एक साइड पॉजिटिव हो गई, ऑल्दो द स्फीयर्स आर डिफरेंट, राइट। तो जब तक ये रॉड यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे रहेगी सिचुएशन। सपोज हम इन दोनों को सेपरेट कर दें, अगर हम रॉड को हटा दें तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, बट अगर हम पहले इनको सेपरेट करें और फिर रॉड को भी पिक्चर से हटा दिया, फर्स्ट वी सेपरेट देम, सो ये नेगेटिव जो है ये स्प्रेड हो जाएगा और यहाँ ये पॉजिटिव स्प्रेड हो जाएगा। तो बोलेंगे इन वन शॉट हम दो न्यूट्रल स्फीयर्स को बिना टच किए भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखना, बाद में ये काम आएगा। जो ये इंड्यूस्ड चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, इट इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा हुआ, जैसे यहाँ ये इंड्यूसिंग चार्ज है जिसकी वजह से हो रहा है, इंटू 1 माइनस 1/k। ये आगे चल के जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे ना, वहां ये फॉर्मूला यूज भी होगा और वहां थोड़ा उसके डिटेल में देखेंगे। इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज इंटू 1 माइनस 1/k। यहाँ ये जो k है, दिस इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज डायरेक्टली कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो बेटा, सपोज एक मेटल की प्लेट है कोई,
और इस प्लेट का चार्ज है Q, एंड इस प्लेट के सामने हम एक और मेटल की प्लेट रखें, इसका जो चार्ज है दैट इज 2Q। ठीक है, सो इंडक्शन होगी, ये इनिशियल कंडीशन है। नाउ ड्यू टू इंडक्शन व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन ईच। कैसे करना होता है पहले समझना, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर इस प्लेट के पास Q चार्ज है तो इसका ये मतलब हुआ Q/2 इधर है और Q/2 इधर है। इसके पास 2Q है तो इसका मतलब Q इधर और Q इधर। इस थिकनेस को इग्नोर कर दो आप, राइट। अब इंडक्शन हमेशा आमने सामने वाले फेसेस में होगी। इस Q/2 के कारण, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, इस Q/2 के कारण यहाँ पर इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा। दोनों प्लेट्स का साइज सेम है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, दोनों मेटल की, कोई भी मेटल। दिस विल बी -Q/2। और अगर यहाँ -Q/2 होगा तो यहाँ +Q/2 होगा। दिस इज व्हाट इंडक्शन इज, क्योंकि इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव। ये अगर लूज करेगा तो ये गेन, ये अगर लूज करेगा तो ये गेन। और इस Q के कारण जो इंडक्शन होगा उसको समझो। ऑन दिस साइड वी हैव -Q and on the opposite side we have +Q। तो फाइनली क्या होगा, ये आ गया आपके पास, इंडक्शन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। इसका टोटल Q ही रहेगा, इसका भी टोटल 2Q ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि नो प्लेट हैज लॉस समथिंग। ओवरऑल कोई भी लॉस नहीं हुआ। बट सी ऑन दिस साइड इट इज 3Q/2 and here on this side it is -Q/2। दिख रहा है, Q/2 और -Q कितना हुआ, -Q/2। and here on this side will be +Q/2, दिख रहा है, और इधर 3Q/2। इन दोनों को जरा ऐड करो, Q आएगा, और इन दोनों को ऐड करो, 2Q आएगा। So this is the final outcome. You can name these plates as 1, 2, 3 and 4। तो इनिशियली 1 के पास क्या था, Q/2। 2 के पास क्या था, Q/2। 3 के पास क्या था, Q। और 4 प्लेट के पास क्या था, Q ही था। ठीक है, दिस इज इनिशियल। एंड व्हाट अबाउट द फाइनल सिचुएशन। इस 1 के पास क्या है, Q/2। 2 के पास क्या है, -Q/2। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, सेम आएगा। 3 के पास क्या है अभी, Q/2। और जितना एक का कम होगा दूसरे का उतना बढ़ जाएगा, ओवरऑल सेम ही रहेगा। ये इंडक्शन प्रिंसिपल फिर से देखेंगे अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। 2-3 प्लेट्स भी हो सकती है। ठीक है, वी हैव वन मोर सिचुएशन। वी हैव 2 प्लेट्स, सिमिलर प्लेट्स। एक के पास है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे के पास है -5 माइक्रोकूलम। दिस इज इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल ऑन ईच फेस, 1, 2, 3 and 4। फाइनल कितना होगा, इनिशियल कितना है वो तो आप देख ही लो, फाइनली कितना कितना है वो भी बताओ। अब समझो बेटा, क्या करना है आपने, इन दोनों को ऐड करो विद प्रॉपर साइन। कितना आएगा, 5। उस 5 का हाफ एक तरफ रख दो, हाफ दूसरी तरफ रख दो। तो इधर कितना रखोगे, 2.5। आप अपना फाइनल आंसर चेक करना। 2.5 माइक्रोकूलम इधर और 2.5 माइक्रोकूलम इधर। ठीक है, 10 में से 2.5 निकाला, 10 टोटल था। अगर 2.5 इधर है तो इसका मतलब 7.5 इधर होगा, है ना। -5 में से -2.5 निकाला, 2.5 माइनस किया, इसमें से ये माइनस करो, इट विल बी -7.5। नाउ चेक इट, 2.5 + 7.5 is 10,
2.5 plus minus 7.5 is minus 5. This is the final answer. सेम है आपका? चेक कर लो. समझ में आया क्वेश्चन? Instead of 2 plates, now I am having 4. एक का चार्ज है 8 माइक्रो कूलम, 8 कूलम या कुछ भी, 8 minus 5 plus 5 minus 8. So finally बताओ कि हर एक प्लेट की हर एक साइड पे, मतलब इनर साइड, आउटर साइड, इनर साइड, आउटर इनर, हर एक प्लेट की हर एक साइड पे फाइनल चार्ज कितना होगा? ठीक है, सेम लॉजिक यूज करो जैसे मैंने अभी बताया. पहले आपने क्या करना है बेटा, देखो इन सबको ऐड कर दो. जब आप इन सबको ऐड करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 0. तो इधर भी 0, इधर भी 0, 0/2 होता है. 8 minus 0 is 8. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इस 8 के कारण -8 विल बी इंड्यूस्ड हियर. अब एक तरफ अगर -8 हो गया, टोटल तो -5 है, तो दूसरी तरफ कितना होगा? -5 में से -8 निकाल दो. ठीक है, ये माइनस किया अलजेब्रिक एडिशन वाला, तो ये तो था ही माइनस, तो कितना बनेगा? 3. सो राइट 3 हियर. 3 के कारण इंडक्शन होगा इधर -3. अब 5 में से -3 माइनस कर दो, 5 में से -3 माइनस कर दो, इट विल बी 8. सो यू हैव 8 हियर एंड इंड्यूस्ड इफेक्ट -8 हियर. अब आप चेक कर सकते हो अलजेब्रिक एडिशन. 8 plus 0 is 8, -8 plus 3 is -5, -3 plus 8 is +5, -8 plus 0 is -8. If you have any doubt, you can ask. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अबाउट चार्ज डेंसिटीज. चार्ज डेंसिटीज 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्ज का. वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, द अदर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगर चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वी टेक ए स्मॉलर लेंथ एंड अगर उस लेंथ में चार्ज डी क्यू है तो डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. अगर कोई 2 डायमेंशनल रीजन ले लोगे, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, so we define surface charge density. And if we have certain volume over which the charge is distributed, if we have certain volume, then we define volume charge density. ठीक है, डेफिनेशन तो सिंपल है, कूलम पर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं इसको कूलम पर मीटर स्क्वायर में, इसको कूलम पर मीटर क्यूब में. क्वेश्चंस आर लाइक दिस. Two spheres having radii r and 2r and same surface charge density sigma are touched with each other and finally separated. What is the final surface charge density of each sphere? करो ट्राई. देखो बेटा क्या क्वेश्चन है. 2 मेटेलिक स्फीयर्स, मेटेलिक होना चाहिए, 2 metallic spheres having radii r and 2r and same charge density sigma are touched with each other. देखो एक स्फीयर का रेडियस है r, दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है.
इससे हम टोटल चार्ज पता कर सकते हैं, हमें Q1 और Q2 नहीं दिया हुआ है। सो फॉर फर्स्ट स्फीयर वी से सिग्मा इज इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड यहां से बेटा Q1 कितना निकला, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। एंड आल्सो फॉर द सेकेंड स्फीयर this sigma is equal to Q2 divided by 4 pi into 2r का स्क्वायर। तो अब Q2 कितना हो गया, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, हुआ या नहीं? Q2 कितना हो गया बेटा, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इससे हमें टोटल चार्ज मिलेगा, व्हाट इज टोटल चार्ज Q? टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2. This means total charge Q is equal to, दोनों को ऐड करो, it will be 20 pi r square into sigma। चल गया बेटा पता? अब टोटल चार्ज हमें मिल गया, हमें पता है रेडियस की रेशियो 1:2 है। आपने इस टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 1:2। पता चल रहा है? क्योंकि हमने दोनों को टच किया है तो मतलब कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा तो रेडियस की रेशियो 1:2 है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको Q1 डैश बोल दूं, इट वुड बी 1/3 ऑफ Q। 1/3 ऑफ Q मीन्स Q1 डैश कितना हो गया, 20/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट Q2 डैश, इट विल बी 2/3 ऑफ Q। तो Q2 डैश कितना बना, 2/3 ऑफ दिस, इट विल बी 40/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अगर तो फाइनल चार्ज ऑन ईच पूछा होता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर, बट ऐसा नहीं है। हमें क्या पता करना है, फाइनल चार्ज डेंसिटीज। व्हाट इज सिग्मा डैश, सिग्मा डैश, सिग्मा 1 डैश या सिग्मा 1 बोल देता हूँ, पहले दोनों का सिग्मा ही था ना। सिग्मा कितना हो जाएगा, फाइनली ये वाला चार्ज है Q1 डैश डिवाइडेड बाय रेडियस तो उतना ही है जितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज सिग्मा 1, Q1 की जगह ये डालोगे 20/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 5/3 सिग्मा। देख पा रहे हो कैसे, 4 5 आर 20, सो 5 विल बी लेफ्ट, 5/3 सिग्मा आंसर आएगा आपके पास। इट वुड बी 5/3 सिग्मा। एंड सिमिलरली व्हाट विल बी सिग्मा 2, Q2 dash divided by 4 pi into 2r square. So it is equal to Q2 dash कितना है, 40/3 pi r square into sigma divided by 16 pi r square। ठीक है, so this will be 10 8 5/6 करके देखो। सिग्मा 2 would be 5/6 into सिग्मा। और ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिया था ये PMT में पहले आ चुका है, चेक कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, we have 3 concentric spheres। ठीक है, these are 3 concentric metallic spheres having radii r, 2r and 3r। ठीक है, एक का रेडियस r है, एक दूसरे का रेडियस है 2r और तीसरे का है 3r। इसको चार्ज दिया Q1, मतलब इस पहले वाले सरफेस के ऊपर चार्ज Q1 है, then we have Q2 and then we have Q3।
नाउ इंडक्शन विल टेक प्लेस। उस इंडक्शन के कारण फाइंड आउट द फाइनल चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच, चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्फीयर फाइंड करें। ठीक है, उसके लिए फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ईच स्फीयर एंड डिवाइड दैट चार्ज बाय द सरफेस एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये करके यू कैन सेंड मी दिस सॉल्यूशन इसका।